नमस्ते बच्चों। ओके, नमस्ते बच्चों। आप लोग ने पिछले सप्ताह में 15वां पार्ट लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी बोरीवली म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 9th स्टैंडर्ड के लिए, और मैं हूं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका सविता गौड़। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम। 15वां चैप्टर सजीवों की जीवन प्रक्रिया, ये स्टार्ट होता है हमारा समन्वय से, क्योंकि इसी का जो टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया और रासायनिक नियंत्रण, वो मुझे पढ़ाना है। तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो आपने पिछले हफ्ते में सुषमा यादव मैडम ने पढ़ाया था कि समन्वय क्या है। विभिन्न क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन अर्थात नियंत्रण तथा विविध क्रियाओं को क्रमानुसार करना ही समन्वय कहलाता है। मतलब एट ए टाइम, जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, सांस ले रही हूँ, देख रही हूँ, ये सारे काम हम क्या कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं समन्वय। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, रक्त परिसंचरण तथा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। एट सेम टाइम हमारी पूरी बॉडी में रक्त का परिसंचरण, रक्त फ्लो हो रहा है। कहीं एक जगह नहीं कि हम सांस ले रहे हैं तो रक्त का परिवहन नहीं हो रहा है, मतलब रक्त नहीं बह रहा है, रुक जा रहा है। सांस अंदर खींच रहे हैं तो बंद हो जा रहा है, मीन ये क्रियाएं सतत चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद मैडम ने पढ़ाया था आपको मनुष्य में समन्वय। वनस्पतियों में भी था, लेकिन हम मनुष्य का करेंगे क्योंकि हमें रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ना है। मनुष्य में जो समन्वय है, जो हमारी क्रियाएं हैं, वो 2 तरीके से नियंत्रित की जाती है, तांत्रिकी नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। पिछले हफ्ते आपने तांत्रिकी नियंत्रण खत्म किया था। हमारा मेन टॉपिक जो है वो रासायनिक नियंत्रण है। ठीक है, अब इसको पढ़ाने से पहले तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया है तांत्रिकी नियंत्रण में, प्रतिवर्ती क्रिया, वो हम लेंगे। फिर हमारा मेन टॉपिक रासायनिक नियंत्रण है, उसे हम देखेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, हमें ये जो शरीर है, इसके जैसा मैकेनिज्म अभी तक कोई मशीन बनी नहीं है। इसलिए थोड़ा हम अपने साइंस टॉपिक से हट के बात करते हैं कि हमें अपने शरीर का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही साथ कई सारी क्रियाएं, जीवन से संबंधित क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, चलो, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, इसका एक डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। यहाँ पे मैंने अपनी पीपीटी में शो किया है प्रतिवर्ती क्रिया का, कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है कि हम अपने आसपास की किसी भी घटना पर अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र में प्रतिक्रिया कर देते। जैसे कोई एक पेंसिल या कोई एक पत्थर का टुकड़ा जब मेरी आंखों में पड़ जाता है तो हम झट से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये जो निर्णय है ये मस्तिष्क द्वारा नहीं लिया जाता है। जो आपने तांत्रिकी नियंत्रण पढ़ा है लास्ट वीक में, कि कैसे हमारा मस्तिष्क हमारे बॉडी के एक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता है। उस तरह की क्रिया को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, क्रिया का प्रतिक्रिया देना, तो प्रतिवर्ती क्रिया। तो वो जो फटाक से एक्शन लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे एक चित्र दिखाया है कि गर्म कढ़ाई पर हाथ जब रखा तो हम क्या, वो हाथ रखे ही रहते हैं, वो हाथ हम तुरंत हटाने की कोशिश क्या करते हैं, हटा ही लेते हैं। तो ये जो एक्शन हम करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है थोड़ा स्लो काम करता है, तो वो जो संवेदी सेंस है वो हमारे मस्तिष्क तक जाने से पहले ही कुछ कोशिकाएं आपस में मिलकर ही निर्णय ले लेती है और हम अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। ठीक है, तो अपने आसपास की किसी घटना पर अनैतिक रूप से क्षण मात्र में दी हुई प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो टॉपिक है पेज नंबर 175 पर मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। कभी कभी आपको डायग्राम दिया रहता है और आपको उसको नेम करना रहता है, मतलब नाम लिखने रहते हैं। जैसे यहाँ पे एरो करके दिखाया है तो वो एरो ब्लैंक रहेगा एंड यू हैव टू राइट योर आंसर। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक नियंत्रण। जैसे मनुष्य का जो शरीर है वो 2 तरीके से नियंत्रित होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, तंत्रिका नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। ठीक है, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक नियंत्रण पे। हमारे शरीर में संप्रेरक नामक रासायनिक पदार्थ द्वारा समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। रासायनिक नियंत्रण है, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई केमिकल हमारे अंदर है जो हमारे इन सारे गुणों को नियंत्रित करता है। संप्रेरक यानी हार्मोन, आपने इंग्लिश में सुना होगा कि हमारे बॉडी में कई जगह कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं जिनसे संप्रेरक छोड़े जाते हैं और वो हमारे रासायनिक नियंत्रण द्वारा हमारा बॉडी कंट्रोल करते हैं। अब
संप्रेरकों का स्राव जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हमारे शरीर में संप्रेरक नामक रासायनिक पदार्थ द्वारा भी, अब यहाँ पे वर्ड दिया है भी का मतलब मैंने कहा ना तंत्रिका नियंत्रण और दूसरा है रासायनिक नियंत्रण, इसलिए वहां पे भी शब्द का इस्तेमाल किया है। संप्रेरकों का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, यानी हमारे शरीर में कई स्पेसिफिक जगह पे कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी। ठीक है, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। नलिका विहीन ग्रंथियां यानी जो ग्रंथियां होती हैं जब वो हार्मोन छोड़ती हैं, संप्रेरक छोड़ती हैं, तो उसे वहन करने के लिए कोई ग्रंथि नहीं होती, कोई नली नहीं होती। जैसे हम लोग पाइप से पानी भरते हैं ना, तो वो पाइप क्या है, हमारी नलिका है। तो उसी तरह हमारे शरीर में ग्रंथि है, जब वो संप्रेरक छोड़ती है तो उसके लिए कोई ग्रंथि नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे रक्त में मिलता है। इन ग्रंथियों के पास उसके स्राव का संग्रह करने या उसका वहन करने के लिए किसी भी प्रकार की नलिका नहीं होती। इसी कारण संप्रेरक बनने के तुरंत बाद ये रक्त में मिश्रित हो जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में निर्धारित स्थान पर होती हैं, सभी जगह नहीं होती हैं, उनका फिक्स प्लेस है शरीर में जहां से ये ग्रंथियां संप्रेरक छोड़ती हैं। फिर भी उनके संप्रेरक शरीर के सभी भागों में रक्त द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अब रक्त जो है हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे पैर की उंगलियों तक प्रवाहित हो रहा है, यानी संप्रेरक जो है वो हमारे पूरे बॉडी पे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आप यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक का ही पिक्चर है, अंतःस्रावी नलिका विहीन ग्रंथियां। यहाँ पे एक महिला और एक पुरुष का चित्र दिखाया गया है। मोस्ट ऑफ बहुत सारी ग्रंथियां जो हैं टोटल हमारे शरीर में, आपके सिलेबस में 9 ग्रंथियां दी हुई हैं। 9 ग्रंथियों में 8 ग्रंथियां सेम है, लेकिन 90 जो ग्रंथि है वो महिला के शरीर में ही होती है, पुरुष के शरीर में नहीं होती। महिला या कह सकते हो लड़कियों के ही शरीर में होती है, लड़कों के शरीर में नहीं होती। और एक 9वां जाहिर सी बात है डिफरेंट उसमें भी रहेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया है अधिचेतन, आपको पिक्चर्स क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो मस्तिष्क में है पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने सुना होगा, वो भी मस्तिष्क में है। पीयूषिका ग्रंथि, आउटू ग्रंथि आपको दिख रही होगी। इसके हर एक पिक्चर को मैंने मैग्नीफाइंग किया है आगे की स्लाइड में, ये जस्ट आपको बताया है कि कौन सी ग्रंथि अलग है। तो देखो दोनों में जो एरो दिख रहा है वो दोनों के में समान है। अधिचेतक, पिनियल ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ तक की ग्रंथियां समान है। लेकिन जो लास्ट का दिख रहा है अंडाशय, वो आप देख रहे होंगे कि एरो केवल महिला के ही शरीर में है, यानी वो ग्रंथि पुरुष के शरीर में नहीं होती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। उसी तरह वृषण जो ग्रंथि है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के शरीर में होती है, महिला के शरीर में नहीं होती, इसलिए ये पिक्चर यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक ग्रंथि के बारे में हम उसके स्थान, वो कौन से हार्मोन छोड़ते हैं और उनके कार्य क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, वेट, चलिए। अंतःस्रावी ग्रंथि, स्थान और कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, पहली हमारी ग्रंथि है अधिचेतक, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसका आपने पिक्चर देखा ही होगा, जो हमारे मस्तिष्क में, ठीक है, पीयूषिका ग्रंथि के थोड़ा सा ऊपर रहती है। यहाँ पे एक बार मैं चाहिए तो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए अधिचेतक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ। ठीक है, पीयूषिका ग्रंथि के ठीक ऊपर हमारे मस्तिष्क में होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस यानी मस्तिष्क, हाइपो यानी ऊपर। ओके, हाँ 1 मिनट, चलो। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको कभी कभी दिया रहेगा अधिचेतक ग्रंथि का स्थान कहाँ है, वो कौन से संप्रेरक छोड़ती है और उसके कार्य क्या है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप एक एक स्लाइड देखोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अधिचेतक ग्रंथि, इसका स्थान है मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के नीचे, पीयूषिका ग्रंथि के ऊपर। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूषिका ग्रंथि, उसके ठीक ऊपर ये हाइपोथैलेमस रहता है। ये कौन सा संप्रेरक, कौन सा हार्मोन छोड़ता है? पीयूषिका ग्रंथि की स्राव निर्माण करने वाली कोशिका को नियंत्रित करने वाला स्राव तैयार करना। हमारे मस्तिष्क में जो पीयूषिका ग्रंथि, इसके बाद का टॉपिक हमारा पीयूषिका ग्रंथि है,
मोस्ट ऑफ संप्रेरक जो है वो पीयूषिका ग्रंथि द्वारा ही छोड़े जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि टीचर ये संप्रेरक क्या होते हैं? संप्रेरक जैसे देखो, एक जब बच्चे का जन्म होता है तो बिना उसके प्राइवेट पार्ट को देखे एक लड़का और एक लड़की में आप फर्क नहीं बता सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो समय समय पर ये जो ग्रंथियां हैं ये अपना काम करना स्टार्ट करती हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वृद्धि हार्मोन छोड़े जाते हैं, वृद्धि संप्रेरक छोड़ा जाता है, जिससे बच्चों का विकास होता है। 15 साल 16 साल के बाद ये वृद्धि हार्मोन, वृद्धि संप्रेरक जो है, इनकी जो कार्य क्षमता है ये कम हो जाती है। ठीक है, जैसे लड़कियों में एक बार जब पीरियड्स आने लगते हैं तो उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो समय समय पर ये ग्रंथियां काम करती हैं। उसी तरह लड़कों में दाढ़ी मुंह जो छोटे से बच्चों को नहीं आया रहता है, ठीक है, जो शिशु है, जब ये बच्चे 15 साल 16 साल में आते हैं तब उनको थोड़े थोड़े दाढ़ी मुंह स्टार्ट होने लगते हैं। तो संप्रेरक का काम समझा आप लोगों को कि ये समय समय पर काम करता है, हमेशा काम नहीं करता, ये अपने समय के अनुसार अपना काम दिखाते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का स्थान है पीयूषिका ग्रंथि के ऊपर। ये कौन सा हार्मोन या संप्रेरक छोड़ता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूषिका ग्रंथि जो भी स्राव कर रही है और कोशिका को नियंत्रित, उससे जो स्राव तैयार होता है उसको ये नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका कार्य है पीयूषिका ग्रंथि का नियंत्रण। मैंने कहा ना, बहुत सारे संप्रेरक जो है वो पीयूषिका ग्रंथि द्वारा छोड़े जाते हैं, तो उस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? ये अधिष्ठचेतक। ठीक है, अब हम अपने दूसरे ग्रंथि की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी हमारी मेन ग्रंथि जो है वो है पीयूषिका ग्रंथि। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा पिट्यूटरी यानी पीयूषिका, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। हाइपोथैलेमस यानी अधिष्ठचेतक और ब्रेन। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसका स्थान होता है मस्तिष्क के नीचे। ठीक है, तो पीयूषिका ग्रंथि का स्थान है मस्तिष्क के नीचे। ये क्वेश्चन आता है कि पीयूषिका ग्रंथि का स्थान खाली जगह है, तो आपको लिखना पड़ेगा मस्तिष्क के नीचे। अब देखिए यहाँ पे इसके द्वारा लगभग 3 4 5 6 7 8 ये 8 संप्रेरकों को छोड़ती है, यानी पीयूषिका ग्रंथि से ही सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं समय समय पर। जैसे पहला संप्रेरक है वृद्धि संप्रेरक। मैंने कहा ना, वृद्धि संप्रेरक कहाँ पे कब छोड़ा जाता है? जब बच्चा छोटा रहता है। उसके बाद 1 से 3 साल तक इसकी जो मात्रा है वृद्धि संप्रेरक की वो अधिक होती है, इसलिए बच्चे 1 से 3 साल में काफी तेजी से बढ़ते हैं। 3 साल के बाद ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। आफ्टर 15 to 16 ईयर्स ये प्रोसेस एकदम मिल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा हार्मोन यानी संप्रेरक छोड़ती है? अधिवृक्क ग्रंथि संप्रेरक, आउटू ग्रंथि संप्रेरक, प्रोलैक्टिन, इन सबके काम आगे आपको मिलेंगे। ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रतिमूत्रक संप्रेरक, कुटिका ग्रंथि संप्रेरक। ठीक है, तो ये 8 के 8 नाम ये आपको याद रखने हैं कि पीयूषिका ग्रंथि द्वारा कौन से संप्रेरक छोड़े जाते हैं या ये कौन से संप्रेरक स्रावित करती है। तो ये आएगा आपका वृद्धि संप्रेरक, अधिवृक्क संप्रेरक, आउटू ग्रंथि संप्रेरक, प्रोलैक्टिन, इन सबका काम समय समय पर होता है। ठीक है, जैसे प्रोलैक्टिन जो है वो स्त्रियों में, ठीक है, हाँ, स्त्रियों में दूध निर्मित करने के लिए दिया जाता है। तो दूध कब निर्मित होता है? जब वो बच्चे को जन्म देती है। तो इसी तरह से हर एक ग्रंथि का अपना काम है। अब इसके कार्य को हम देखेंगे। बहुत सारे कार्य हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कार्यों को लिस्ट आउट किया है। जैसे पहला है हड्डियों की वृद्धि को बढ़ावा। अब पीयूषिका ग्रंथि कौन सा संप्रेरक छोड़ती है? वृद्धि संप्रेरक। ठीक है, तो ये क्या करती है? हड्डियों की वृद्धि को बढ़ावा देती है, यानी हड्डी ग्रो करती है, यानी हमारे शरीर का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिवृक्क ग्रंथि की रिसाव को बढ़ावा। अधिवृक्क ग्रंथि की रिसाव को बढ़ावा, आगे मैं आप लोग को अधिवृक्क ग्रंथि पढ़ाऊंगी, तो उसका जो रिसाव होता है उसे ये बढ़ावा देती है। अवतु ग्रंथि ये भी आएगा, थायराइड ग्लैंड के जो मतलब ये दूसरी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है एक तरह से। माता के दुग्ध उत्पादन करने के लिए प्रवृत्ति करना, मैंने कहा ना वो जो इसके पहले जो था, 1 मिनट, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन माता जब बच्चे को जन्म देती है तब उसके स्तनों में दूध निर्माण करने की क्षमता उसी संप्रेरक से आती है। बच्चे का जन्म होते ही गर्भाशय का संकुचन होना, जब 9 महीने बाद बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो गर्भाशय को सिकुड़ने का काम पीयूषिका ग्रंथि करती है। ऋतुस्राव का नियंत्रण, अंडोत्सर्ग करना। ऋतुस्राव का निर्माण यानी लड़कियों में जब ऋतुस्राव होता है, पीरियड्स आते हैं, तो उनके ओवरी से जो
ओम निकलता है उसको नियंत्रित करने का काम पीयूषिका ग्रंथि करती है। जनन ग्रंथि का विकास नियंत्रित रखना, जनन ग्रंथि यानी प्राइवेट पार्ट, उनका विकास पीयूषिका ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पीयूषिका ग्रंथि का स्थान, संप्रेरक और कार्य खत्म। तो अब तक हमने 2 ग्रंथियां पढ़ी, अधिष्ठ चेतन और पीयूषिका। नेक्स्ट हम आते हैं आउटू ग्रंथि। अभी आपने पढ़ा वहां पे पीयूषिका ग्रंथि में कि आउटू ग्रंथि के इसमें नियंत्रण रखती है, आउटू ग्रंथि के स्राव जो स्रवित करता है संप्रेरक उस पर नियंत्रित रखती है। आउटू ग्रंथि हमारे बॉडी में गले में होती है, आपको वहां पे पिक्चर भी दिखाया होगा, उसको मैग्नीफाइंग करके भी दिखाया रहेगा। ये पूरा जो रेड पार्ट है ये ग्रंथि है आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका स्थान होता है गर्दन के मध्य भाग में, सामने से श्वसन नली के दोनों ओर। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है? गर्दन के मध्य भाग में, सामने से श्वसन नली के दोनों ओर। संप्रेरक छोड़े जाते हैं इससे थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, ये 2 संप्रेरक थायराइड ग्लैंड से छोड़े जाते हैं। तो इसका नाम अगर आप इंग्लिश में याद रखोगे ना तो बहुत आसान है। थायराइड से कौन से संप्रेरक छोड़े जाते हैं? थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। कार्य है इसका शरीर की वृद्धि और उपापचय क्रिया को नियंत्रित करना, कैल्शियम के उपापचय का और रक्त के कैल्शियम का नियंत्रण करना। जैसे हमारे बॉडी रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम ये थायराइड ग्लैंड ही करता है। ठीक है, अगर यही बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमको थायराइड का प्रॉब्लम होता है। मोस्टली थायराइड का प्रॉब्लम, अब तो एज मायने नहीं रखती है, किसी भी उम्र में कभी भी हो रहा है, नहीं तो नॉर्मली इसकी एज 35 के बाद होती थी कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम आता था। ठीक है, आगे हम अपने नेक्स्ट ग्रंथि पे आते हैं। ये हमने तीसरी ग्रंथि खत्म की, अधिष्ठ चेतन फर्स्ट, पीयूषिका सेकंड, थर्ड है आउटू ग्रंथि। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परावटु, उसी से रिलेटेड है पैराथायराइड। वो थायराइड था, ये पैराथायराइड है। अब इसमें देखो, ये जो पिंकिश भाग है ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसी में 4 जगह जो है वो परावटु ग्रंथि है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा थायराइड ग्लैंड वो मेन पिंकिश पार्ट है, और जो येलोइश पार्ट दिखाया गया है वो पैराथायराइड है। तो इसका स्थान कहाँ होता है? आउटू ग्रंथि की पिछली ओर ये 4 ग्रंथियां होती हैं, ठीक आउटू ग्रंथि की पिछली ओर। ठीक है, ये 4 ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? परावटु। ये कौन सी संप्रेरक छोड़ती है? पैराथॉर्मोन। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। मैंने कहा इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो बहुत इजी है। थायराइड से थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, कम से कम एक थायराइड से थायरॉक्सिन तो याद रहेगा, उसी तरह पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन। ठीक है, आगे इसका कार्य देखते हैं। शरीर के कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करना। हमारे शरीर को जीवन सत्व यानी विटामिन और खनिज लवण, इसकी मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, एक्सेस नहीं चाहिए होती है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी को कार्बोज, प्रोटीन और वसा की आवश्यकता अधिक होती है कंपेयर टू जीवन सत्व और खनिज लवण के। तो खनिज लवण जो रक्त में मिश्रित होते हैं उनकी मात्रा जो है एक नियंत्रित अमाउंट में होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसका काम ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड करते हैं। ठीक है, तो टोटल वी हैव फिनिश्ड 4 ग्लैंड। नेक्स्ट स्वादुपिंड, पैंक्रियास। अब ये आपको वो मेन डायग्राम में नहीं दिखाया था क्योंकि वो जो फ्रंट डायग्राम था, इसको अगर देखना है तो यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये जो पत्ते जैसी रचना है हमारे अमाशय के पीछे होती है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा मैग्नीफाइंग करके यहाँ पे आपको येलोइश पार्ट दिख रहा होगा, पैंक्रियास। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे अमाशय के ठीक पीछे वो जो येलो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पत्ती जैसा, वो पैंक्रियास है, यानी स्वादुपिंड है। इसी को मैग्नीफाइंग करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट, ओके, उसका टीएस लिया हुआ है। ये जो है वो क्या क्या हार्मोन छोड़ता है, इसका स्थान कहाँ है और इसके कार्य क्या है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसका स्थान, अब देखिए कई जगह पे होती है। अमाशय के पीछे 4 प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, हमारे पेट के पीछे 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिका 20%, बीटा कोशिका 20%, डेल्टा कोशिका 5%, एनपीपी कोशिका जिसको हम एफ सेल भी कहते हैं 5%। तो ये 4 जगह, अमाशय के पीछे 4 जगह पे ये स्वादुपिंड रहता है। कोशिकाएं जो है स्वादुपिंड की ये रहती हैं, और ये कौन से संप्रेरक रिलीज करती हैं वो अब देखेंगे। ग्लूकान,
इंसुलिन, आई थिंक इंसुलिन से आप सब लोग परिचित होंगे, आप लोग को 8th स्टैंडर्ड में था कि इंसुलिन जो है हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर रक्त में शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, हमें डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो स्वादुपिंड जो है वो इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। सोमेटोस्टेटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये जो 4 तरह के हार्मोन संप्रेरक है वो स्वादुपिंड जो अंग है हमारे शरीर का, उससे रिलीज किया जाता है या स्रावित किया जाता है। अब इसके कार्य देखेंगे। स्वादुपिंड के कार्य काफी सारे हैं। यकृत के ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण करने के लिए उद्युक्त करता है। ठीक है, यकृत यानी लीवर, लीवर का काम क्या है कि हम जो भी भोजन करते हैं उसमें से जितने की हमको आवश्यकता होती है उसका ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, और बाकी सारे भाग जो कार्बोज बचा रहता है उसका ग्लूकोजन में रूपांतरण करके वो यकृत में सेव रहता है। ठीक है, अब यकृत में जो सेव रहता है, तो जिस दिन हम लोग उपवास वगैरह रखते हैं उस दिन क्या हम लोग नहीं खाना वाना खाए तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं क्या? नहीं ना। उस दिन क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन है इसी का रूपांतरण वापस ग्लूकोज में किया जाता है, यानी जो बॉडी में स्टोर है। जैसे हमारे घर में हम लोग पैसे सेव करके रखते हैं, तो जब पैसे की कमी आती है तो वो स्टोर पैसे का उपयोग हम लोग करते हैं। तो उसी तरह हमारे यकृत में जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, यकृत के ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण करने के लिए ये स्वादुपिंड उसे प्रेरित करता है, उद्युक्त करता है कि भाई आज इस बंदे का उपवास है, आज तुम काम करो, ताकि ये बंदा अच्छे से अपने सारे काम कर सके। ठीक है, यकृत को रक्त की बढ़ी हुई शर्करा यानी ग्लूकोज, शक्कर का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करने के लिए प्रवृत्त करता है। मैंने कहा ना यकृत यानी लीवर, बच्चों को एक्चुअली यकृत नहीं समझता है तो इससे लीवर, इंग्लिश में उसको लीवर कहते हैं। यकृत को रक्त की बढ़ी हुई शर्करा का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करने के लिए प्रवृत्त करता है, यानी जो भी शक्कर बढ़ जाती है उसको क्या करेंगे ये लोग ग्लाइकोजन में, मैंने कहा ना हम जो भी भोजन करते हैं, कार्बोज पदार्थ हमारा मेन सोर्स होता है खाने पीने का, तो कार्बोज हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको टुकड़ों में लेता है। जैसे एक अच्छी रोटी आप नहीं निगल सकते, उसको टुकड़ों में करके आप चबाते हो। ठीक है, तो उसी तरह हमारा जो बॉडी है वो कार्बोज को नहीं निकल पाता है, उसको क्या करता है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट को नहीं निकल पाता, उसको क्या करता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में रूपांतरण करके रखता है, और जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है ग्लूकोज का रूपांतरण ऊर्जा में हो जाता है और बाकी सबका ग्लाइकोजन में। तो ये क्या करेगा कि ग्लाइकोजन में जो शर्करा बनी है हमारी बॉडी में उसको ग्लाइकोजन में रूपांतरित करके सेव करके रख लेगा। जिस दिन हम उपवास रखते हैं या हम ज्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं तो इस ग्लाइकोजन का रूपांतरण क्या होता है, ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट है आंत की गतिविधि, आंत यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, इंटेस्टाइन, उसकी गतिविधि या हलचल तथा उसके द्वारा ग्लूकोज अवशोषण का नियंत्रण करता है। स्वादुरस के रिसाव पर नियंत्रण करता है, यानी ये जो भी हार्मोन रिलीज करता है स्वादुपिंड, जो 4 हार्मोन से रिलीज करता है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, उसे क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम अपने आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। हमने अब तक 5 अंतःस्रावी ग्रंथियां फिनिश की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी दोनों वृक्क, किडनी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो स्थान इज वेरी सिंपल कि दोनों वृक्क के ऊपरी भाग में ये एड्रिनल ग्रंथि रहती है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, इसका भी नियंत्रण आपने आगे की स्लाइड में देखा होगा कि पीयूषिका ग्रंथि द्वारा किया जाता है। अब ये कौन से संप्रेरक छोड़ती है, एड्रेनलिन से, मैंने कहा ना इंग्लिश में नाम याद रखोगे तो कौन से संप्रेरक छोड़ती है, इट्स वेरी सिंपल। तो एड्रिनल ग्लैंड कौन सी संप्रेरक छोड़ेगी, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो ये 3 संप्रेरक जो है इस एड्रिनल ग्लैंड द्वारा छोड़े जाते हैं। ठीक है, आगे इसका कार्य देखते हैं। ठीक है, आपातकालीन परिस्थिति तथा भावुक प्रसंगों में व्यवहार को नियंत्रित करता है। अब इसका जो काम है, कोई भी आपातकालीन परिस्थिति हो जाए या हम जब इमोशनल होते हैं तो उस समय ये संप्रेरक छोड़े जाते हैं और हमारे उस क्रियाकलाप पे नियंत्रण करते हैं। हृदय और संवहन संस्थान परिसंचरण उद्दीपन करना तथा उपापचय क्रियाओं को उत्तेजन कर देना। अब मैंने कहा ना कि ये किडनी के ऊपर है, वृक्क के ऊपर है, तो हृदय से संबंध, अब हृदय से क्या है, हमारा रक्त पंप आउट होके आता है। ठीक है, किडनी का काम है उसको प्यूरिफाई करना,
तो जो भी हृदय और संवहन से संबंधित कार्य है उसके क्रियाकलापों में ये एड्रिनल ग्लैंड हेल्प करता है। सोडियम तथा पोटेशियम का संतुलन तथा उपापचय क्रिया को उत्तेजन, उपापचय यानी चयापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम ये करता है। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम हम जो नमक खाते हैं उससे मिलता है, बराबर। तो सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम अधिवृक्क ग्रंथि करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओवरी, अंडाशय। आपको मैंने आगे की स्लाइड में बताया ही था कि ये जो अंडाशय ग्रंथि है ये केवल और केवल महिलाओं में ही होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक वन साइड पिक्चर मैंने दिया है। स्त्रियों के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है, लेकिन स्लाइड में रिप्रेजेंट मैंने एक ही किया है ताकि वो आपको अच्छे से दिख सके। जैसे यहाँ पे मैंने एक साइड दिखाया लेफ्ट साइड, वैसे ही राइट साइड में भी होता है। तो ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज ओवरी, अंडाशय। ठीक है, अब ये इसका स्थान कहाँ होता है? स्त्रियों में गर्भाशय के दोनों ओर। ये जो मिडल पार्ट आपको दिख रहा है फूला हुआ, जिससे ये व्हाइट वाला पार्ट कनेक्टेड है, वो गर्भाशय, गर्भाशय का भाग वो निचला हिस्सा आएगा, वो पिक्चर में नहीं है, कट गया है। तो ये गर्भाशय के दोनों ओर होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक ही तरह का दिखाया है ताकि आपको पिक्चर बड़ा दिख सके। ठीक है, कौन से संप्रेरक छोड़े जाते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये दोनों संप्रेरक खास आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभी ये असंगत में आता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो अंडाशय से छोड़े जाते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन तो नहीं छोड़ा जाता है, तो असंगत शब्द आपका क्या आएगा? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो असंगत शब्द हम अलग करने देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अंडाशय अगर स्त्रियों में है तो वो जो हार्मोन छोड़ेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो केवल और केवल स्त्रियों में ही रिलीज होंगे। ठीक है, वो लड़कों के शरीर में या पुरुषों के शरीर में वो रिलीज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ महिलाओं से संबंधित कौन से संप्रेरक है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हम। इसका कार्य, स्त्रियों में गर्भाशय अंतस्तर की वृद्धि। ठीक है, अब गर्भाशय अंतर, गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण विकास। भ्रूण विकास यानी एक बच्चा कैरी होता है 9 मंथ के लिए, तो उस बच्चे को कैरी करने के लिए, जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली हम तैयारी करके जाते हैं, अपना थैला वैला लेके जाते हैं ताकि उसमें अच्छे से वो सामान रख सके, वो गिरे विरे ना। तो उसी तरह एक बच्चे को 9 महीने तक एक महिला अपने गर्भ में उठाती है, तो गर्भाशय के अंतस्तर की वृद्धि करने का काम अंडाशय करता है, यानी ये जो संप्रेरक छोड़े जाते हैं इससे। स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास जैसे स्तनों का विकास होता है, उसमें दूध आना, इस तरह के। गर्भाशय के अंतस्तर को गर्भाधारण के लिए तैयार करना, गर्भधारण के लिए मदद करना। तो ओवरी जो है, अंडाशय जो है, वो जब भ्रूण उसमें विकसित हो जाता है, कुंवारियों में तो नहीं, जो महिला प्रेग्नेंट है उनमें अंतस्तर के अंदर, अंतस्तर यानी गर्भाशय को उसके लिए क्या करता है? उसके गर्भाधारण के लिए तैयार करता है, उसके लिए मदद करता है ताकि उससे जो भी न्यूट्रिशन है वो मिले। ये 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो अंडाशय द्वारा छोड़े जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, वृषण, टेस्टिस। अब जाहिर सी बात है ये केवल और केवल लड़कों या पुरुषों में होती है, तो जाहिर सी बात है ये ग्रंथि महिलाओं में नहीं होगी। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसका प्राइवेट पार्ट, या आपके प्राइवेट पार्ट को दिखाया गया है वृषण। दोनों जांघें दिख रही होंगी आपको, दोनों जांघों के बीच के हिस्से में जो पुरुषों के शरीर में, लड़कों के शरीर में शरीर से बाहर स्थित रहता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वृषण। ठीक है, लास्ट आपको नाम दिख रहा होगा टेस्टिस, क्योंकि मुझे ये डायग्राम इंग्लिश में मिला तो मैंने वो दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्थान कहाँ होता है? वृषण कोश में। वृषण कोश में यानी यहाँ पे आपको, एक मिनट में इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या रहता है? वृषण। ये वृषण कोश है, वृषण कोश के अंदर आपको टेस्टिस मिलेंगी। ठीक है, आगे ये कौन सा संप्रेरक छोड़ता है? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, मैंने कहा अगर हिंदी में याद रखेंगे वृषण तो संप्रेरक का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन वृषण को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस। और टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, आगे यूरेट्रा आपको इस डायग्राम में
मिडल में रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा होगा वो मूत्र नलिका है, जिससे मूत्र बाहर निकलता है। तो अब आपको समझ गया रहेगा कि वृषण कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। कार्य, पुरुषों के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, जैसे दाढ़ी, मूछाना, आवाज कर्कश होना। ठीक है, तो ये क्या है? द्वितीय लैंगिक लक्षण। आगे, और लास्ट हमारी ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। गर्दन में वो जो येलो पार्ट है ना, वहां पे। अब इसका स्थान देखिए कहाँ है। हृदय के पास वक्ष पंजर में, वक्ष यानी छाती, ठीक है, छाती के ठीक बीचों बीच हृदय के पास ये थाइमस ग्रंथि रहती है। जाहिर सी बात है ये थायराइड से रिलेटेड है। थायराइड भी हमारे गले में होता है, थोड़ा सा ऊपर है, और ये कहाँ है? वक्ष पंजर में है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसका स्थान हो गया हृदय के पास वक्ष पंजर। तो वक्ष शुद्ध हिंदी है, इसको आप अगर लोकल भाषा में बोलोगे तो छाती। ठीक है, छाती के ठीक मिडल में। नेक्स्ट हम इसका संप्रेरक देखते हैं। थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है? थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है? थाइमोसिन। अब ये थाइमोसिन का काम क्या है? प्रतिरक्षा क्षमता की निर्मित करने वाली कोशिकाओं पर नियंत्रण करना। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा क्या होता है? अपनी रक्षा करना। तो उसी तरह कोई भी कोशिका को अगर क्षति पहुंचती है तो उसे रिपेयर करने का काम ये जो है थाइमस ग्रंथि करती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 9 ग्रंथियां पढ़ी। मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ। अधिसचेतन, पीयूषिका, अवतु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, स्वादुपिंड, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय, वृषण और थाइमस ग्रंथि। ठीक है, इन सबका आपको स्थान, संप्रेरक और कार्य याद रखना है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। 1 मिनट। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो टीचर। हाँ, टीचर टीचर आपने जो सब दिखाया ना उसका स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार दिखाएंगे? सबका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो तो जब मैं दिखा रही थी तभी ले लेते ना बेटा। नहीं, सबका नहीं सर ये बात, टीचर, हाँ बोलिए। 4-5 का लेना है। 1 2 3 5 तक का लेना है टीचर। हाँ, यस, किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है? लेक्चर ठीक था? मैम। हाँ, यस सर। सर किसी ने हैंड रेज किया है बट वो मुझे पता नहीं चल रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो। हाँ बोलिए। बोलो, मुझे आवाज आ रही है बेटा। सर मुझे तो आवाज आई नहीं, बस हेलो हेलो का ही आवाज। तो आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेक्चर आप लोग को सर भेज देंगे टेलीग्राम और यूट्यूब पे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।